नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं और लाइव जुड़ने के पीछे एक खास कारण है और ख़ास कारण यह है कि मैंने सुबह नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट डाला और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे पत्रकारिता का सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया, मुझे जज करना शुरू कर दिया। व्यंग्यात्मक पत्रकारिता की एक शैली है। अगर आप बाला साहेब ठाकरे को, अगर उनके पत्रकारिता को आपने देखा होगा तो वो कार्टून बनाया करते थे और कार्टून के माध्यम से वो व्यंग्य ही किया करते थे। अगर आप आज तक चैनल देखेंगे तो उसमें एक सेगमेंट आता है सो सॉरी का, जिसमें वो व्यंग्यात्मक तरीके से वो वीडियो क्रिएट करते हैं और न्यूज़पेपर में भी कार्टून्स वगैरह आते हैं व्यंग्य करते हुए। तो मैं पत्रकारिता करता हूँ, उस पत्रकारिता करने का अंदाज क्या है, किस आयाम को चुनता हूँ, ये स्वतंत्रता तो मैंने अपने पास रखी है। रहा सवाल नेहा सिंह राठौर का, तो क्यों मैंने नेहा सिंह राठौर के ऊपर ये व्यंग्यात्मक पोस्ट डाला, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है और जो डेमोग्राफी की स्थिति है वो बहुत ही जटिल है। कश्मीर में 3 तरह की आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। एक वो जो भारत से मिलने की मानसिकता रखते हैं, जो भारत के लिए अपने मन में आदर भाव रखते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपना स्वतंत्र का कश्मीर चाहते हैं और मेजॉरिटी उन लोगों की है जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं। अगर आपने बुरहान वानी का अगर न्यूज़ पढ़ा होगा, देखा होगा, तो एक बड़ी ही विभत्स घटना घटी उसके मृत्यु के पश्चात। जब आर्मी ने उसको मार गिराया, ढेर कर दिया, तो बुरहान वानी को एक मास्टर का बेटा बताया जाता था और उसके जनाजे में 2.5 लाख मुस्लिम शामिल हुए थे। आप इस बात को समझिए कि जिस बुरहान वानी को आतंकवादी घोषित किया गया था, जिस बुरहान वानी को उसके आतंकवादी गतिविधियों के चलते सेना ने मार गिराया था, उस आतंकवादी के जनाजे में 2.5 लाख लोग शामिल होते हैं। और ये सारे के सारे 2.5 लाख लोग वो लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते थे। 2.5 लाख लोग मतलब कौन? कश्मीर की मेजॉरिटी। अगर आप आज भी अगर आतंकवादियों का अगर वहां पे स्थिति परिस्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, या अगर आपके घर परिवार में कोई आर्मी से है अगर, और उससे पूछेंगे तो ईमानदारी से आपको बताएगा कि किस घर में आपको बॉम्ब निकल जाएगा, कौन परिवार आतंकवादियों का समर्थन करता है, आपको पता नहीं। और जब पत्थरबाजी का दौर वहां पे चलता था, आर्टिकल 370 हटने के पहले, तो वो पत्थरबाजी कौन करता था? वहां के जो कश्मीरी हैं वो करते थे। और क्यों करते थे? जब कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम देके जब भागता था और जब आर्मी उनके पीछे जाती थी उनको पकड़ने के लिए, अपने सैन्य कार्रवाई करने के लिए, तो बच्चों को और औरतों को, नौजवान को आगे कर दिया जाता था और यही नौजवान आर्मी के ऊपर पत्थर मारते थे। एक ऐसी घटना आपने देखी होगी कि कोई आर्मी का अधिकारी था, वो फंस गया और मजबूरन उसको अपने आर्मी के गाड़ी के बोनट पे एक कश्मीरी को बांध के वहां से निकलना पड़ा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इस तरह की विभत्स परिस्थितियां कश्मीर की हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो सेना को इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो सेना के ऊपर पत्थर इसलिए बरसाते हैं ताकि वो आतंकवादी को बचा पाए। और ये वही लोग हैं कि अगर एक बुरहान वानी मारा जाता है तो भारी संख्या में 2.5 लाख और इससे भी अधिक संख्या में उसके जनाजे में शामिल होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और आप ये पूछ रहे हो कि वहां पे सिक्योरिटी चूक हो गई, सिक्योरिटी लैप्स हो गया। सिक्योरिटी लैप्स हुई, कितनी हुई, इसकी जांच की जाएगी, इसके बारे में जानकारी निकाली जाएगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप पूछो कि कैसे हमला हो गया, तो ये कारण है कि हर एक घर से वहां पे आतंकवाद को समर्थन मिलता है, वहां से पत्थरबाज निकलते हैं और वहां पे कई ऐसे लोग हैं कश्मीरी जो जाते हैं पाकिस्तान वैध वीजा लेके, लेकिन कभी लौट के वापस नहीं आते, फिर तारों को डांक के आगे आते हैं। आप सोचिए कि वैध वीजा है उसके पास, वो गया है, वो आ सकता है, लेकिन वहां से जाता है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग लेता है, फिर तारों के नीचे से डाक के आता है, अवैध तरीके से डाक के आता है। और वही लोग और उन्हीं लोगों के समर्थन से कश्मीर में इस तरह के हमले किए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कैंडल मार्च निकाला था कश्मीरियों ने, और कैंडल मार्च निकालते समय उनके चेहरे पर जो खुशी थी
उनके आंखों में जो चमक था ये साफ बता रहा था कि उनका जो एक्शन है अंदर जाने का वो दिखावा मात्र है। उनके दिल में खुशी है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये अटैक किया। तो कश्मीर की जो स्थिति, और ऐसा कोई भी गांव नहीं है, ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पे सेना में लोग नहीं है और उनकी डिप्लॉयमेंट कश्मीर में नहीं हुई है। अगर आप इतने ही इच्छुक हैं तो आप मुझे जाइए और पूछिए कि कश्मीर की स्थिति क्या है और कश्मीरी किस तरह से सेना के आगे खड़े होते हैं। अभी जो हमला हुआ है उसमें 200 कश्मीरियों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 200 घोड़ों वाले को डिटेन किया गया है, मतलब भारी। और वहां पे अभी एक घर उड़ाया गया है, वहां पे जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे थे, आर्मी ने उड़ाया है। तो वो कश्मीर के लोग हैं और वही आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। और जब आप कश्मीर को देखेंगे तो कश्मीर एक टेरिटरी है, एक एरिया है, बड़ा एरिया है। और जब वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं तो हर जगह आर्मी, आप इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आप कश्मीर को देखेंगे तो बॉर्डर के हिसाब से या किसी भी स्टेट के हिसाब से वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है सुरक्षा बलों की और आर्मी की। और बार बार इस बात की वकालत होती है राहुल गांधी के द्वारा और जो कांग्रेस के नेता हैं कि जब उनकी सरकार वापस आ जाएगी तो वहाँ पे जो सेना की डिप्लॉयमेंट है वो उनकी संख्या घटा देंगे। यानी उस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ पे आवश्यकता से अधिक सेना की डिप्लॉयमेंट है। तो और किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे सैलानी जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल कश्मीरी हैं जो आतंकवाद के समर्थन में रहते हैं वो इनपुट देते हैं, सूचना देते हैं कहाँ पे पुलिस है, कहाँ पे सुरक्षा बल है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ से तुरंत हटते हैं, कहाँ से सेफ जोन है, कहाँ से आना है और कहाँ जाना है। और जब इस तरह के इनपुट, आप कहीं पे बैठे हुए हो और अगर कोई मुखबिरी करता है और आपके सर पे कोई डंडे मार के चला जाए, आपको गोली मार के चला जाए, इसमें किसका लैप्स है, किसकी सिक्योरिटी चूक है। तो सिक्योरिटी चूक है वो जांच का विषय है, जब होगा तब होगा, या जिनको करना होगा वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न पूछे जाने का नेचर जो है वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान अगर समय की बात करेंगे, हमारे अभी पिछले साल कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी तो उसको प्रोपेगेंडा मूवी बताया गया, बहुत सारी बातें हुई क्योंकि वो जो घटना घटी थी वो काफ़ी वक्त पहले घटी थी जो शायद हमारे होश में नहीं है या हमारे मन मस्तिष्क में नहीं, हमारे सामने वो घटना नहीं घटी और इसीलिए एक पल को उस पर विश्वास नहीं भी किया जा सकता है। हो सकता है कि कश्मीर फाइल को कोई प्रोपेगेंडा मूवी मान ले और उसमें हम बहुत ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जो बंगाल में हुआ, अपना ही देश, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के नाम पे हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, बाप बेटों के घर में घुसकर हत्या कर दी गई और वहाँ के हिंदू लोगों को पलायन करके दूसरे जिलों में शरण लेना पड़ा। और नेहा सिंह राठौर तब कहाँ थी, उनका गाना कहाँ था और उनके व्यंग कहाँ थे। यानी जहाँ पे वैलिड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी वहाँ पे सिक्योरिटी भी लैप्स है, वहाँ पे शुरू से ही माहौल बन रहा था कि नहीं, जो वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ कानून जो बना है उसके विरोध में वहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, समस्याएं हो सकती हैं। कोर्ट के संज्ञान के बाद, केंद्र सरकार के संज्ञान के बाद बावजूद भी वहाँ पे पुलिस कर्मियों के सामने जो है वहाँ पे बंदूकें चलाई जा रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं और पुलिस वहाँ बैकफुट पे खड़ी होती है। क्या मजाल है कि उत्तर प्रदेश में कोई बम फेंक दे पुलिस के सामने और पुलिस बैकफुट हो जाए? तब आप योगी जी को घेरो। लेकिन बंगाल में पुलिस बैकफुट पे हो जाती है, हिंदुओं को वहाँ से पलायन करके शरण लेना पड़ता है और तब यही नेहा सिंह राठौर, इनके लोकगीत नहीं निकलते, इनका व्यंग नहीं निकलता। इनको अच्छी तरह से पता है कि मोदी जी एक पॉपुलर नेता हैं और ऐसे बहुत सारे इस्लामिस्ट, कट्टर और कहीं न कहीं उनके मन में जिहादी भावना से वो प्रेरित है। खाली अगर आप मोदी जी को 10 दिन गाली दो, ये सारे लोग आपके साथ, आपके समर्थक बन जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी गलत करती है, अगर कोई लोकल नेता गलत करता है, तो ये हमारा धर्म है, हमारा काम है कि हम जनता के हितों के साथ खड़े रहेंगे और मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी नेता को गाली देके हम दूसरे लोगों से हम समर्थन हासिल कर लें। और किस पत्रकारिता की आप बात कर रहे हो? पत्रकारिता में व्यंग्य भी होता है, पत्रकारिता में कार्टून भी बनता है और पत्रकारिता में ही शो शौरी जैसे कार्यक्रम भी आते हैं।
तो कुछ जो है चिलगोजर और चिकलांडू मुझे अगर जज कर रहे हैं कि मुझे पत्रकारिता नहीं आती है, मैं दल्ला हूँ या मैं बीच का हूँ, ये तुम्हारी छोटी और नीच मानसिकता दिखाती है। जब मैं सरकार के खिलाफ खड़ा था, जब मैंने 6 लेन की मांग की, तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं आम जन के हित के साथ खड़ा था। तुम इसलिए लोगों को ढूंढते हो और जुड़ते हो क्योंकि जो भी मोदी को गाली देते वो आपकी नज़र में ईमानदार होता है। कश्मीर में जो घटना घटी है, सुरक्षा लैप्स के कारणों की अगर जांच होगी तो वो उसमें चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन कश्मीर की भौगोलिक स्थितियां यहाँ ऐसी हैं कि कहाँ कब कौन आप पे फायर कर देगा, कौन व्यक्ति का आतंकवाद का समर्थक है, किसके घर से आतंकवादी रिक्रूट हुए, ये आप बता नहीं सकते। ये वहाँ पे जो आर्मी में लोग रहते हैं वही इस घटना के बारे में बता सकते हैं। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं और वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में बताते हैं। बुरहान वानी के जनाजे में 2.5 लाख लोग गए, इससे आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हो। 2017 में आयुब पंडित जो पुलिस अधिकारी था, कश्मीरी था। यही कश्मीर के लोग जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आयुब पंडित जो पुलिस में था उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से उसकी हत्या करते हैं, उसके शव को क्षत विक्षत कर देते हैं। कश्मीरी भी है, पुलिस का अधिकारी है, सिक्योरिटी में लगा हुआ है और वही कश्मीरी उसकी हत्या कर देते हैं। और कौन हत्या करता है उसके बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि वो भीड़ जो है वो हजारों में थी। लाखों की भीड़ बुरहान वानी के जनाजे में जाती है। आयुब पंडित की हत्या हो जाती है उसी कश्मीर में। तमाम जो है आतंकवादी समर्थक या आतंकवादी वहाँ पे सिविलियन के घरों में छिपे बैठते हैं और कोई उनका इनपुट नहीं देता है। 20 लाख का इनाम है। जो तीनों आतंकवादी वहाँ पे घटना करके पहलगाम में भागे हैं, उनके ऊपर 20 लाख का इनाम है और उसी कश्मीर में छिपे हुए हैं। क्या कोई जानकारी दे सकता है? यासीन भटकल, पता नहीं कितने आतंकवादी वहाँ पे खुलेआम वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा, सिविलियन को मारा, और उसके बाद आप उन्हीं को नेता मानते हो और उनको नेता मानते हो और फिर बोलते हो कि कश्मीर में सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया, चूक कैसे हो गया। तो ये विपक्ष की या उन लोगों की मानसिकता हो सकती है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है सिर्फ मोदी को गाली दो, एक धर्म के बारे में बात करो और फिर अगर कोई ऐसा पत्रकार करता है जैसे कि रवीश जी हो गया, जैसे कि नेहा राठौर हो गई, तो उनको आप अपने गोद में बिठा लेते हो। तो ये आपकी मानसिकता है, आपको मुबारक हो। लेकिन मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने कल जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, मैंने उस वीडियो में ये बात साफ साफ कही है कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो हमला किया गया है वो न सिर्फ 26 से 28 लोगों को मारा गया है, बल्कि भारतीय समाज को एक बांटने की भी कोशिश है। क्योंकि जब वो धर्म पूछ के जब गोली चलाएंगे तो पूरे देश में आग लगेगा और यहाँ के हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़ेंगे। और इसलिए मैंने ये बात कही थी कि हमारे देश में मुसलमानों के बीच से ही APJ अब्दुल कलाम भी आते हैं, वीर अब्दुल हमीद भी आते हैं, अशफाक उल्लाह खान भी आते हैं। तो जब आप सड़कों पे उतरते हो, विरोध करते हो, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हमारा समाज नहीं बंटना चाहिए धर्म के नाम पे। इस बात का मैंने उल्लेख किया है। और उसके बाद आप मुझे जज करते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में सिक्योरिटी लैप्स कम और कश्मीर में जो पाकिस्तान परस्त जो वहां पे बैठे हुए हैं उनकी चाल ज्यादा है। बहरहाल इसके पीछे जो लोग भी हैं वो बिल्कुल सामने आएंगे और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट भी होगा। और रहा नेहा सिंह राठौर का सवाल, तो ये वही औरत है जो एक जगह अगर घटना घटती है तो उस पर आंखों में पट्टी बांध लेती है और दूसरी जगह तुरंत उछल के वो अपना बात रखना शुरू कर देती है। क्या कश्मीर में गई थी क्या तुम? कि वहाँ के सिक्योरिटी लैब्स के बारे में पता चल गया? ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स ना हो। कैसे पता चला कि सिक्योरिटी लैब्स है? तो कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी लैब्स बंगाल में भी था, हिंदुओं का पलायन वहां से भी हुआ, और ये बात आप उठा सकती थी लेकिन नहीं उठाई। यहां पे सिक्योरिटी लैब्स है कि नहीं है यह भी जांच का विषय है। लेकिन कश्मीर की स्थिति से पूरा देश अवगत है कि किस तरह से वहां पाकिस्तान परस्त कश्मीरी और पाकिस्तान परस्त जो जिहादी वहां बैठे रहते हैं ताकि वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को शरण दे पाए और इस तरह की दुर्दांत घटनाओं में अपना समर्थन दे सके।
और बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी चीज़ को समझे आनंद फान में सिर्फ व्यूज़ के लिए किसी को वीडियो बना देना और किसी को गाली दे देना, ये नेहा सिंह राठौर कर सकती हैं। और जब वैसा करती हैं तो उनका विरोध भी होगा। और व्यंग, मैंने किसी मर्यादा को पार नहीं किया, मैंने उनके लिए अपशब्द नहीं बोला और मैं उनको गाली नहीं दी, लेकिन व्यंग करने का अपना एक अलग अंदाज होता है जो मुझे समझ में आया, उस तरीके से मैंने किया। लेकिन जो होता है ना, जो तुच्छ लोग जो आके मेरी पत्रकारिता को जज कर रहे हैं और मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि भैया क्यों पसंद करते थे मुझे, बीजेपी विरोधी जान के। अगर बीजेपी ने अच्छा काम कर दिया तो बीजेपी की बात नहीं कर सकते हैं, या फिर बिके हुए हो गए हैं। कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहे हैं, पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ और बिना खून खराबे के, बिना मार काट के वहाँ पे सरकार बनी और हर व्यक्ति ने उस चुनाव में पार्टिसिपेट किया। क्या ये उपलब्धि नहीं है? ये पहले भी हो सकता था। ये वही कश्मीर है जहाँ पे झंडा फहराने वाले को ही उल्टा जेल में, भारत के झंडा फहराने वाले को उल्टा जेल में डाल दिया जाता था। ये वही कश्मीर है जहाँ पे आईएसआई के झंडे लहराए जाते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। कैसे भूल गए? लोग अभी भी वही हैं। और सरकार की कामयाबी है, सरकार की सफलता है कि आज लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। आईएसआई के झंडे उठाने वाले अपने बिलों में दुबके हुए हैं और आज भारत का झंडा वहां पे लहरा रहा है। क्यों नेहा सिंह राठौर को ये नहीं दिखता है? जो जिहादी हैं, जो सिर्फ धर्म के नाम पे अपने आप को एकदम समर्पित कर चुके हैं, जो जिहादी हैं, उनको ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। और जो मोदी विरोध में जो अपने प्रदेश में अंधे हुए बैठे हैं, एक जाति के लोग, आप समझ रहे हो इस बात को, एक जाति के लोग जो अंधे हुए बैठे हैं, उनको जरा सा भी भनक लग जाए कि अगर सरकार की आपने तारीफ कर दी तो उनकी नज़र में आप गलत पत्रकार हो गए, अयोग्य हो गए। और ऐसे चित्तड़ और ऐसे दो कौड़ी के लोग अगर मुझे सर्टिफिकेट बांटते हैं तो मुझे उनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बात उठाता रहूँगा और अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। और पत्रकारिता, आपको लगता है कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक समाज सेवी मानता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मैं किसी के ऊपर व्यंग कर सकता हूँ, कोई सामाजिक मुद्दे उठा सकता हूँ, तो मैं किसी से पूछने नहीं जाता। ये जो मैंने माइक पकड़ा है, जो मैंने कैमरा लगाया है, मैंने किसी से चंदा लेके इकट्ठा नहीं किया है। तो आप सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो इधर आने की जरूरत नहीं है। और जो अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, उस अपशब्द का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है। हर व्यक्ति वहाँ तक नहीं गिर सकता है। और नेहा सिंह राठौर की मैं निंदा करता हूँ और आगे भी करूँगा, क्योंकि ये वही औरत है जो लोकगीत में अपने आप को दिखाते हैं। लोकगीत में इनका परफॉर्मेंस जीरो है, कहीं पे कोई स्थान नहीं है लोकगीत में। और रचनात्मकता के नाम पे जीरो। हमारे घर में भी खेती होती है, आपके घर में भी खेती होती होगी। कोई खेत में बैठ के टमाटर चूस सकता है, लेकिन खेत में बैठ के टमाटर चूसना और टमाटर खट्टा है कि पक्का है ये बताना, यही तो करते हैं नेहा सिंह राठौर। आपकी फेवरेट इसलिए है क्योंकि आप जिहादी मानसिकता से वो मोदी को गरियाती है और इसीलिए आप उसको अपना फेवरेट मान के बैठे हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर उसकी किसी ने निंदा कर दी और किसी ने उसके ऊपर व्यंग कर दिया, तो आपके दिल में तकलीफ इसलिए नहीं हो रहा है कि एक सही व्यक्ति के ऊपर तंज कसा जा रहा है। आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसको अपने दिल में बसा बैठे हो, क्योंकि मोदी जी को गरियाती है। तो आपकी जिहादी मानसिकता और मोदी विरोध का पागलपन, ये आपको मुबारक हो। मुझे जज करने की गलती मत करना। क्योंकि और अगर कश्मीर में हमले के पैटर्न को समझना है तो जाओ किसी दोस्त से जो कश्मीर में वहाँ पर डिप्लॉयड है, उससे पूछो कि भैया कश्मीर की क्या स्थिति है। जो कश्मीर में वहाँ डिप्लॉयड है ना, उनको हर पल ये डर सताता है कि किधर से बम आ जाएगा, किधर से कोई हैंड ग्रेनेड फेंक के भाग जाएगा, कौन आतंकवादियों का खबरी हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता। इस तरह की परिस्थितियां हैं कश्मीर में।
और सबसे ज़्यादा अगर राज्यों के हिसाब से बात की जाए, बॉर्डर के हिसाब से बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर्मी, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कश्मीर में है। और रही राहुल गांधी कश्मीर से सुरक्षा हटाने की बात करते हैं, ये बताओ कि राहुल गांधी डंके की चोट पे बोलते हैं कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आ गई तो वहाँ से वो सिक्योरिटी को हटा देंगे, वहाँ से वो सेना को एकदम कम कर देंगे। और वही व्यक्ति आज बोल रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी में चूक थी। वो आ जाएगा तो सिक्योरिटी में चूक की छोड़ो, वो सिक्योरिटी हटा देगा, और तुम उसके सुर में सुर मिला के बोल रहे हो कि सिक्योरिटी में चूक थी। वो ऐसे ही पप्पू नहीं बना भाई, वो एक लंबे समय तक ऐसे ही उजुल फुजुल बयान देता रहा, और तब जाके जनता ने उसको पप्पू घोषित किया है। अब जब सार्वजनिक जीवन में जाते हो तो यही जनता आपको सिंहासन में बैठाती है, और यही जनता आपको उठा के नीचे फेंकती है। यही जनता आपका जयकारा लगाती है, और यही जनता आपको पप्पू घोषित करती है। ये आपके कामों पे तय होता है। और मैं पार्टीगत नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं पार्टीगत बातें करूँ। किस अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ आप? जब समाजवादी पार्टी की आखिरी बार सरकार बनी थी तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, आदरणीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और तब समाजवादी पार्टी की सीटें आई थी, और तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। शिवपाल यादव से धोखा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो अपने बल पे चुनाव लड़के नहीं जीते थे, और उसके बाद 2 चुनाव अखिलेश यादव ने फेस किए हैं, और दोनों चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। और न सिर्फ मुंह की खानी पड़ी है, जितनी करारी शिकस्त हो सकती है उतनी करारी शिकस्त हुई है। और वैसे नेता को आप घूम रहे हो, बता रहे हो कि मतलब मसीहा है। हर कोई पॉलिटिक्स करता है, वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये वही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने बोला था कि वैक्सीन जो बीजेपी की है, और जाके पहले अपने ही वैक्सीन लगा लिए थे। बोला तो खान सर ने वीडियो में कि कलमा पढ़ने वाला कौन सा धर्म का होता नहीं पता। इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं और उनका आतंकवाद है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं इस बात पे भी जोर दे रहा हूं कि जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जो इस्लामिक अतिवादी जो यहाँ पर आए थे, उनका यहाँ के देशभक्त मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे बीच ऐसे भी मुसलमान हैं जिनके अंदर देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति भक्ति उतनी ही है जितनी किसी अन्य व्यक्ति में है। लेकिन उन्हीं के पीछे वो कायर भी बैठे हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, और जब हम विरोध करते हैं तो उनका विरोध करते हैं। और मैं अब भी बोल रहा हूं कि जब भी इस्लामिस्ट टेररिस्टों की बात होती है और इस्लाम और पाकिस्तान से आए हुए इस्लामिस्ट आतंकवादियों की बात होती है, तो ये बात हर एक नागरिक को अपने जहन में रखना पड़ेगा कि आपके देश में रहने वाला मुसलमान हर कोई टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, वो देशभक्त भी है। और उनका प्रतिनिधित्व एपीजे अब्दुल कलाम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व वीर अब्दुल हमीद करते हैं, अशफाक खान करते हैं, पंडित आयूब करता है। ये बहकाने वाली बात नहीं, ये स्पष्ट बात है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं इस बात पर जोर दूंगा कि कश्मीर की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। कश्मीर में कौन खबरी है पता ही नहीं चलेगा। और अभी ये वो समय है जब एक सुर में पाकिस्तान की निंदा होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ जब गंभीर फैसले होते हैं उसको दंडित करने के लिए, तो पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए, न कि अब पहले अपने देश में हिंदू मुसलमान करना चाहिए। उससे भी बचना है, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने 26 को नहीं मारा, वो देश में दरार करना चाहते थे कि फिलहाल देश में आग लगे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और उसके बाद दूर बैठ के मजा करेंगे। लेकिन ये देश इतना अपरिपक्व नहीं है, इतना कच्चा नहीं है कि उनके कलमा पढ़वा देने से और उनके धर्म पूछ के मार देने से यहाँ पे 2 लोगों के बीच जो है आग लग जाएगी। और अब जितने दिन हो गए हैं इस बात से ये बात आपको साफ समझ में आ रही होगी कि चाहे इस देश का हिंदू हो, चाहे इस देश का मुसलमान हो, वो इतना मैच्योर है कि उन सुअर की औलादों के इस कुकृत्य के चलते इस देश में तो कम से कम इस बात पर आग नहीं लगने वाली है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। और जो भी लोग इस बात को मेंशन कर रहे हैं, उठा रहे हैं और जोर दे रहे हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि धर्म पूछ के गोली मारा लेकिन वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे।
और उसके साथ ही मुर्शिदाबाद में, बंगाल में जो घटना हुई जहाँ पे हिंदुओं का पलायन हुआ, उस घटना के ऊपर रवीश कुमार की भी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। उस घटना के ऊपर नेहा सिंह राठौर की भी वक्तव्य आने चाहिए थे। पर सब मुंह पे पट्टी मार के बैठ गए वहां पर, किसी को वहां का पलायन नहीं दिखा। तो ईमानदारी यही है कि सच को स्वीकारो, और जब कोई सच बोल रहा है तो अगर आप सह नहीं सकते तो कम से कम दूर रहो भाई, क्यों गाली गलौज कर रहे हो। तो इस वीडियो के ऊपर मुझे स्पष्टीकरण देना था। उम्मीद है जी कोई कमेंट लिख के मिटा भी रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब, कमेंट लिखेंगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकता हूँ। जो लोग अपशब्द बोल रहे थे, मैं उनके बात का जवाब दे सकता हूँ। अगर लिखना है तो लिखो। कुछ ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में या अपने देश में भी, जिनको सिर्फ ये देखना है कि भैया कौन मोदी को गरिया रहा है, कौन हिंदू धर्म को गरिया रहा है। अब पूरे लोग जो है आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। नेहा सिंह राठौर, उसको भाई व्यूज चाहिए। जो खेतों में टमाटर चूसती है और उसका वीडियो आपको दिखा रही है, आपको क्या लग रहा है कि उसका IQ लेवल या उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा? है, हम भी टमाटर खाते हैं, हम चूस के दिखाते हैं क्या किसी को? तो कहने का मतलब है कि आप उनको इसलिए फेवर करते हो क्योंकि वो मोदी को गरियाती है। योगेंद्र बाबू ने पूछा कि हिंदू मुसलमान का फायदा किस पार्टी को हो रहा है। स्वागत है आपका कि आपने कम से कम ये बात पूछा, ये प्रश्न पूछा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हिंदू मुसलमान होता है तो उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसमें जरा सा भी दो राय नहीं है। और इस बात को अगर कहीं पे उठाया जा रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदू मुसलमान ना होने दे। क्योंकि इसके पीछे भी, जब पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो इसके पीछे भी एक खास पैटर्न है। अभी 2017 का जब चुनाव था, तो 2017 के चुनाव में जो मायावती जी थी और अखिलेश यादव जी भी, मजबूरन उनको जाके जो है बोलना पड़ा। वो चूंकि अपना सारा गेम खेल चुके थे, पर उनको अपनी नैया पार होती नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने जाके मुसलमानों से अपील किया कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, आप हमें मुसलमानों का वोट दो। बंगाल में क्या लग रहा है आपको कि हिंदू मुसलमान करके किसका फायदा हो रहा है? बंगाल में पुलिस के सामने बॉम्ब फेंका जा रहा है, पुलिस के सामने गोलियां चलाई जा रही हैं, पुलिस वहां पे बैकफुट पे है। क्या लग रहा है, कौन फायदा ले रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू एरिया है, कोई हिंदू बहुल एरिया है, और वहां से अगर मुसलमानों को पलायन करना पड़े और हिंदू बॉम्ब फेंके और गोली चलाए और पुलिस बैकफुट पे आ जाए, तो आप कह सकते हो कि हिंदूवादी सरकार है और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये सब करा रही है। लेकिन आप एक बार भी ये नहीं बोलोगे और न इस बात को स्वीकार करोगे। लेकिन बंगाल में पलायन हो रहा है, पुलिस बैकफुट पे है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। जो वहां पे पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, चुनाव को प्रचार को 15 दिन पहले रोक दिया गया, जो समय दिया गया था उसके पहले रोक दिया गया। कई सारी हत्याएं हुई और लास्ट में वहां पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके ये फटकार लगाना पड़ा कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत बुरी स्थिति में है। खुलेआम हो तो रहा है हिंदू मुसलमान। आपको हिंदू मुसलमान वहां देखना है जहां बीजेपी को फायदा होता है। करो हिंदू मुसलमान, हिंदू तो एकजुट होके जब मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन करेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई हिंदू भी मेजोरिटी में वही सोचा है कि हम उस पार्टी को वोट दें जो हमें संरक्षण देता है। तो हिंदू मुसलमान हो रहा है और उसका फायदा बीजेपी को ही होगा। लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी यह है कि जहां पे हिंदू मुसलमान हो रहा है और किसी भी कम्युनिटी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो हमें निष्पक्ष होकर बात रखनी है। यही नेहा सिंह राठौर ने निष्पक्ष होकर मुर्शिदाबाद के ऊपर क्यों नहीं बात रखा, क्यों नहीं बोली? तो हमको पॉलिटिकल नहीं होना है भाई। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी फौज है स्पोक्स पर्सन की, प्रवक्ताओं की। वो अपनी बात को, अपनी पार्टी के स्टैंड को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पास फौज है प्रवक्ताओं की, वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आपको समाजवादी और मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। हर 5 साल में चुनाव आता है, इसलिए आता है कि हम ये देख पाएं कि कौन पार्टी जो हमारे मुद्दों को टच करती है, उस मुद्दे के आधार पर उस पार्टी को चुनेंगे। तो अगर आप इतने संकुचित मानसिकता के हो कि कोई व्यक्ति अगर फेयर बात कह दे
तो आपको वो पत्रकार नहीं लग रहा है, आपको पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है, आपको वो फेयर नहीं लग रहा है, आपको दल्ला लगने लग रहा है, तो ये आपकी मानसिकता संकुचित है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब इससे और स्पष्ट मैं बात क्या कहूँ, कश्मीर में जाओ, घूम के आओ एक बार, अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको जानना है तो हैं, कश्मीर में जब घूम के आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है वहाँ पे। जो मेरे बहुत सारे साथी हैं, सीआरपीएफ में हैं, आर्मी में हैं, वो वहाँ की स्थितियों से मुझे अवगत कराते हैं, फोटोज भेजते हैं, बातें करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि क्या परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर और किस तरह से सिक्योरिटी में चूक होती है। और रही बात सुधार की, गुंजाइश की, तो कम से कम राहुल गांधी की स्थिति में तो सुधार नहीं होने वाला है, क्योंकि वो व्यक्ति तो खुलेआम बोल रहा है कि हम सिक्योरिटी वहाँ से हटा देंगे, हम सेना कम कर देंगे, और आप राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आर्मी है वहाँ पे उसका और डबल कर दिया जाना चाहिए, ताकि इन सुअर के बच्चों को, इन कुत्तों को कुत्ते की तरह ही मारा जाए वहाँ पर। तो बहरहाल सबसे बड़ी जो सावधानी है वो अपने देश में ये रखनी है कि कहीं भी हिंदू मुसलमान के बीच कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो एक सिटीजन के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे वही हमारी जीत होगी। क्योंकि जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने 26 को तो मारा, लेकिन उन 26 को जिस तरीके से मारा वो औचक नहीं था, वो उनका प्लान तरीका था कि वहाँ से हिंदू मुसलमान क्रिएट कर देना है, उस मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना देना है, ताकि देश जो है हिंदू मुसलमान के बीच टूटता दिखे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है, तो सबसे पहले तो हार उनकी है। और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी तो बंद हुआ है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बंद होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बस हमें इंतज़ार करना है। और जो 100 करोड़ लोग हैं, मैं 100 करोड़ से बोल रहा हूँ कि जिन्होंने मोदी को समर्थन दिया है, वो इस बात को लेके पूरे आश्वस्त हैं कि सही समय पर सही तरीके से माकूल जवाब दिया जाएगा। और उम्मीद है कि जो विपक्ष के जो लोग हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान प्रेम बसता है, जिनके दिल में जिहादियों के प्रति प्रेम बसता है, वो इस बार जब सेना कोई एक्शन लेती है तो कम से कम उसका बेहुदगी से उसका सबूत नहीं मांगेंगे, सेना एक्शन लेगी और अपने तरीके से उस सबूत को भी बाहर लेके आएगी। तो बस आप आश्वस्त रहो और सरकार के साथ रहो, इस घड़ी में यूनाइटेड रहो, और उम्मीद है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब जरूर मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा किसी को ठेस नहीं पहुंची होगी। मैंने पॉलिटिकल आक्षेप और टिप्पणियाँ की, लेकिन अगर मुझे छेड़ा जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि मैंने भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा है। कोई व्यक्ति अगर मेरे पोस्ट पे आता है, उसको पोस्ट पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो भैया आप अपने किनारे रहो ना, या कम से कम पोस्ट भी कर रहे हो तो एक भाषा की मर्यादा रखो। ये नहीं कुछ भी लिख के आप निकल जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप बहुत सारी बातों से आप सहमत होंगे, कुछ बातों से आप सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि कश्मीर में पाकिस्तान परस्त लोग हैं। कश्मीर में बुरहान वानी जैसे लोगों के जनाजे में 2.5 लाख लोग जाते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थन में लोग रहते हैं और वहाँ के पत्थर चलाने वाले लोग आज भी वहाँ मौजूद हैं। तो चुनौती बड़ी है, और चुनौती का पार तभी पाया जा सकता है जब चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखा जाए। नेहा सिंह राठौर के जैसे कि कुछ भी करके व्यूज पाने के लिए मौके पे बना देना, भोजपुरी हम भी बोलते हैं, बोल सकते हैं भोजपुरी, लेकिन उनका अंदाज है कि नहीं वो उस तरीके से लोगों को लुभा पाती हैं, तो लुभाएं। बहुत सारी जगह हैं जो वीडियो बना के मैं भी डाल सकता हूँ, उससे बेहतर अपनी बातें रख सकता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं अपने समाज में व्याप्त समस्या को जहाँ तक मुझसे संभव हो सकता है मैं उसको उठाऊंगा, और किसी में इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे खरीद ले। हाँ, ये आपको फेसबुक पे फ्रीडम है कि मेरे सामने नहीं हो तो दल्ला बोल सकते हो, बिका हुआ बोल सकते हो, क्योंकि आपके घर में दल्ले होंगे, आपके घर में बिकने वाले लोग होंगे। और एक कहावत है, ये सांस को आँचने, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, लगे रहो तुम लोग। जय हिंद, जय भारत।